हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का जो आपका पेपर था उसका हमने जो वन पार्ट है वो क्लियर कर लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डीएड स्पेशल एजुकेशन का। और आगे का हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन आंसर उसको उसको अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो इसी चैनल के ऊपर डली हुई है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है हमारी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस जो है उसको करेंगे, जिसमें कि हम पीपीटी के माध्यम में इस क्वेश्चन के साथ इनका कंटेंट भी देखते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, हम पहले सभी क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेंगे ताकि हम बाद में पीपीटी में उन्हीं क्वेश्चंस को जाकर देखेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? होप आप सभी को ये क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो है मेरे पास पीडीएफ आई थी जो थोड़ी सी क्लियर नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। होप अभी जो है आपको क्लियर दिख रहा होगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। ठीक है, मूलभूत भाषा क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ अ कंबाइंड मेथड एंड इसको सहयोगी पद्धति के सिद्धांत बोला है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ लिटरेसी, साक्षरता के प्रकार एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और संप्रेषण के बीच अंतर। एंड नेक्स्ट हमारा साइनिंग सिस्टम, जो हमारी संकेतिक प्रणाली है। तो ये सभी हमारे जो है 6 क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपको 4 क्वेश्चन कोई भी करने होते हैं। ठीक है, तो जो अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत सारे जो एग्ज़ाम हमने जो 2 पेपर डीएड स्पेशल एजुकेशन के हो गए हैं, उनमें से बहुत देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्या है उन्होंने पूछा गया, तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछे गए हैं। इसीलिए आपके जो क्वेश्चन पेपर है इनको सॉल्व करना और इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो हम जो है अभी पीपीटी के माध्यम से इन क्वेश्चंस के आंसर को लेकर चलते हुए समझेंगे। ठीक है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैंने पीपीटी में थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है आपके लिए, जो आपसे आप लोग अच्छे से समझ जाती है। आपको पता है कि लैंग्वेज के जो है 4 जो है वो मेन कंपोनेंट्स माने जाते हैं। कौन से होते हैं? एल, एस, आर, डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारे जो है मेन कंपोनेंट है, जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो जो 4 बुनियादी कौशल है, सुनने का कौशल हो गया हमारा, लिखने का रीडिंग सुनने का हो गया हमारा, लिखने का कौशल हो गया हमारा, बोलने का कौशल हो गया और पढ़ने का जो भी कौशल्स हैं, ये सभी जो है हमारी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को शो करते हैं। ये भाषा कौशल है जो बातचीत की क्षमता है, जो आपको खुद को स्पष्ट और सटीक रूप से व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। इन बुनियादी भाषा कौशलों के साथ ही आप ना केवल अच्छी तरह से बोलना सीखते हैं, बल्कि ध्यान से सुनना भी सीखते हैं। तो ये जो हमारे जो इसमें दिए गए हैं, इसमें जो 4 मैंने आप लोगों को बताया, ये 4 जो है, 2 जो है हमारे रिसेप्टिव होते हैं जिनको हम ग्रहणशील बोलते हैं। वो कौन से हैं? हमारा लिसनिंग और जो रीडिंग होता है उनको हम ग्रहण करते हैं, उनको हम सुनते हैं। ठीक है, और जो 2 होते हैं हमारा स्पीकिंग एंड राइटिंग, जिनको हम अभिव्यक्त करके लिख कर करते हैं, बोल कर करते हैं। जिस भी प्रकार से अपने भावों को हम व्यक्त करते हैं, चाहे बोलकर हो चाहे लिख कर हो, तो वो क्या है? हमारे एक्सप्रेसिव स्किल्स होते हैं। ठीक है, 2 हमारे रिसेप्टिव स्किल्स है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को जो है फॉर्म करके लिख सकते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? प्रिंसिपल ऑफ द कंबाइंड मेथड। तो आपको पता है कि जो हमारे डेफ बच्चों को भाषा सिखाने के लिए, डेफ बच्चों को जो भाषा सिखाने के लिए 3 प्रकार के मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। पहला नेचुरल मेथड, जिसको प्राकृतिक मेथड बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा हमारा स्ट्रक्चरल मेथड, जिसको संरचनात्मक मेथड बोलते हैं, और इन दोनों को प्लस करके जो हमारा मेथड बनता है वो होता है कंबाइंड मेथड। इन दोनों को प्लस करके कंबाइंड मेथड की मदद से जो है डेफ बच्चों को भाषा जो है वो सिखाई जाती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डेफ बच्चों को भाषा किस प्रकार से सिखाई जाती है, तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ये तीनों दिए हुए हैं तो आप तीनों को टिक लगाओगे। ठीक है, किसी एक की साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भाषा सिखाने के लिए तीनों ही जो मेथड है वो यूज़ किए जाते हैं डेफ बच्चों के लिए।
ठीक है। तो हमारा आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि जो हमारा कंबाइंड मेथड है उसमें ये मैंने जो आपको बताया नेचुरल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड और दोनों को हम इज इक्वल टू कर देते तो वो हमारा कंबाइंड मेथड बन जाता है। ठीक है। इसमें जो पेनर 1984 में जो संयुक्त प्रारंभ जो हमारा पारंपरिक और आधुनिक रणनीति थी शैक्षणिक पद्धति का सुझाव दिया था जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए था। और शैक्षणिक पद्धति शब्द का तात्पर्य जो है हमारी कक्षा शिक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत शिक्षण पद्धति का प्रबंधन रणनीतियों से है। ठीक है। तो इसमें जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो कौन से हैं। पहला है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच में जो आता है कि बच्चे का सभी डोमेन्स का जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। हम उसके फिजिकल का, कॉग्निटिव का, इमोशनल का, उसके सोशल का। तो जो कंबाइंड मेथड है इसी प्रकार से जो है बच्चे के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की कि हम नेचुरल जो हमारा नेचुरल मेथड था वो क्या करता था बच्चे को प्राकृतिक रूप से भाषा सिखाने में हेल्प करता था। और जो हमारा स्ट्रक्चर मेथड क्या करता था बच्चों को रूल के अकॉर्डिंग के किस प्रकार से कौन सा कर्ता कर्म क्रिया किस प्रकार से आती है तो वो हमें स्ट्रक्चर सिखाता था। और जो नेचुरल मेथड है वो हमें कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना जो है वो सिखाता था। तो जो हमारा कंबाइंड मेथड है वो दोनों को मिक्स करके हम कन्वर्सेशन भी साथ में अपनी स्किल को भी डेवलप करें और साथ में स्ट्रक्चर के बारे में भी, रूल के बारे में भी और संरचना के बारे में भी सीखें। इसीलिए जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को फोकस करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। जो कंबाइंड मेथड है वो इसलिए भी है कि इंडिविजुअलाइज, क्योंकि सभी आज को पता है कि क्लासरूम में व्यक्तिगत डिफरेंस जो है वो देखा जाता है। तो सभी बच्चों को नेचुरल मेथड कभी बार सूट नहीं करता है और ना ही कभी बार जो है स्ट्रक्चरल मेथड सूट करता है। तो इसीलिए वहाँ जो है जो बच्चे नेचुरल से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए नेचुरल मेथड और जो बच्चे स्ट्रक्चर से पढ़ना चाहते हैं उनको स्ट्रक्चरल मेथड। इस करके जो बच्चे की नीड है उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार जो है उनको कंबाइंड मेथड के माध्यम से जो है वो पढ़ाया जाता है। तो ये भी इसका प्रिंसिपल है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वही कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को करने के लिए कि बच्चा जो है साथ साथ में कन्वर्सेशन, साथ साथ में जो सामान्य बातचीत संप्रेषण करना भी सीख जाए और साथ साथ में बच्चा जो है उस भाषा को एक स्ट्रक्चर देना कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर में भाषा जो है लिखी जाती है तो वो भी बच्चा सीख जाए। तो इसलिए बच्चे का जो है मस्तिष्क का विकास भी जहाँ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी मोड कम्युनिकेशन। जैसे हम नेचुरल मेथड यूज़ करते हैं फिर हम जो है स्ट्रक्चर मेथड यूज़ करते हैं। एक हमारा MRM मेथड भी है जो कि इसको बोलते हैं मैटरनल रिफ्लेक्टिव मेथड। ये भी एक मदर की तरह जैसे बच्चे के साथ भाषा प्रयोग की जाती है उसी प्रकार से इसमें भी प्रयोग करके ये भाषा सिखाई जाती है। ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्या है कल्चरल रिस्पेक्ट। तो बच्चों के कल्चर को रिस्पेक्ट में रखते हुए कि हमें उनके कल्चर को किसी प्रकार की जहाँ डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तो इसीलिए जो है कल्चर को रिस्पेक्ट में रखते हुए भी कंबाइंड मेथड का यूज़ करना है। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बच्चे का जो इन्वायरमेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन बनाने का पर जो है जोर दिया गया है कि बच्चे जो है सभी प्रकार के जो बच्चे हैं उनको इंक्लूड करके उनको जो है उनके अकॉर्डिंग जो है उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑन गोइंग सपोर्ट के बच्चे को जो है एक ऑन गोइंग सपोर्ट जो है वो मिलती रहती है कि बच्चा को अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर मिलता है तो बच्चा जो है वो अच्छे से ज़्यादा बेहतर तरीके से भाषा को किसी भी चीज़ को जो है वो सीख जाता है। ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या है कि हमारी टाइप्स ऑफ लिटरेसी पूछा गया है। तो ये आपका डायरेक्ट सिलेबस में से टर्म्स को पूछ लिया गया है कि आपकी लिटरेसी की टाइप्स क्या है। तो आपको पता है कि लिटरेसी का पहले मीनिंग क्या है। जो भी व्यक्ति जो है वो पढ़ना लिखने में सक्षम होता है उसको हम लिटरेट पर्सन कहते हैं कि वो लिटरेट पर्सन है। मतलब उसको लिटरेसी के बारे में हमारी लिटरेसी रेट में वो गिना जाता है जो किसी भी भाषा को पढ़ना लिखना जो है वो जान जाता है उसको समझता है। तो नेक्स्ट क्या है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिखित जानकारी को समझने
जो भी कुछ जैसे मैंने अभी ये जहाँ लिखा हुआ है तो आप इस चीज़ को पढ़कर समझ पा रहे हो तो मतलब कि आप एक साक्षर पर्सन हो। इसीलिए जो है हमारी जिन भी व्यक्ति को लिखना पढ़ना जो भी हमारे आसपास में लिखा होता है उसको हम पढ़ पाते हैं तो वो व्यक्ति को हम साक्षर व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो और इसका इस्तेमाल करने की क्षमता भी शामिल है, ठीक है। तो आपको पता है जो टाइप्स ऑफ लिटरेसी है इसको पहले 3R भी कहा जाता था। 3R में रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक जो है हमारी मूलभूत है कि किसी भी चीज़ को पढ़कर और उसको लिख सकता है, मतलब लिख अपनी भाषा में लिख सकता है। और तीसरा जो है हमारी बेसिक अर्थमेटिक जो हमारा डेली का हिसाब किताब होता है उसको करने में सक्षम होता है, तो वो हमारा लिटरेट पर्सन जो है वो आता था, साक्षर व्यक्ति आता था। तो इसी प्रकार से ये जो है टाइप्स ऑफ लिटरेसी के है, ठीक है। ये आपकी उसमें बुक में भी दी गए हैं। और नेक्स्ट है हमारा डिजिटल, इसको आपकी जो अर्थमेटिक को इसको न्यूमरेसी लिखा गया है, ठीक है। तो वो आप देख लेना, डिजिटल, फाइनेंशियल, हेल्थ एंड सिविक। तो ये सभी जो है हमारी लिटरेसी की टाइप्स है, ठीक है। आप याद रखना डिजिटल लिटरेसी भी आ गई है, अभी बहुत प्रकार की जो है लिटरेसी नई नई जो है डेवलप हो रही है। 21 सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत सारी लिटरेसी की टाइप्स दी गई है। तो आपके क्वेश्चन पेपर है जो सिलेबस है उसमें ये इनके बारे में दिया गया है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड, कि जो स्ट्रक्चरल मेथड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि वो उसकी मजबूती क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो हम 3 प्रकार के मेथड नेचुरल, स्ट्रक्चरल और कंबाइंड मेथड यूज़ करते हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल मेथड है वो क्या करता है, इसमें लिखा है कि संरचनाएं जो है वो शब्दों की व्यवस्थित में विभिन्न पैटर्न को संदर्भित करती है, कि वो जो पैटर्न्स है उसको शो करता है। जैसे अंग्रेजी सिखाने के लिए संरचनात्मक दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि शब्दावली और संरचनाओं का वैज्ञानिक चयन और ग्रेडिंग किसी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। और संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है वो सभी चार चार जो केंद्रीय कौशल होते हैं, जैसे कि हमारे चार जो केंद्रीय कौशल है, जैसे आपको मैंने पहले ही बोला है, सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना लिखना, जो हमारे LSRW है, उनको सीखने के लिए जो है वो स्ट्रक्चर मेथड बहुत ही इफेक्टिव होता है। ऐसी तकनीक जिससे शिक्षक कोई भी अन्य भाषा सीख सकता है। आपको पता है जब हम सुनते हैं, सुनने के बाद ही हमारी जो भाषा है वो हम अभिव्यक्त कर पाते हैं, बोल पाते हैं, फिर हमें रीडिंग सिखाई जाती है और उसके लास्ट में जो है हमारा राइटिंग पोर्शन होता है। तो हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो हमें पहले यही बोला जाता है कि आप उस भाषा को सुनो, ठीक है। सुनने के बाद हम उस भाषा को बोलेंगे, फिर उसके बाद जो है हम रीडिंग और राइटिंग जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके जो स्ट्रेंथ क्या है कि ये भाषा सीखने की सुविधा के लिए, जैसे अंग्रेजी में संरचनाओं का ज्ञान प्रदान करता है और वाक्यों की जो संरचना है सीखने के बाद बच्चा स्वचालित रूप से शब्द क्रम और शब्दों का प्रयोग और व्याकरण सीख जाता है। मतलब इससे जो है बच्चे को वो खुद से शब्दों का प्रयोग करना, उसको कर्म में लगाना और उनका प्रयोग करना, व्याकरण के साथ यूज़ करना, वो बच्चा सीख जाता है। तो ये जो है हमारे स्ट्रक्चर मेथड की स्ट्रेंथ है। और इसमें जो है वो प्ले वे के माध्यम से अंग्रेजी कहा मतलब आपको पता है कि जो प्ले वे मेथड्स है वो भी कहा जाता है कि हम प्ले वे मेथड से भी बच्चों को एक सिखा सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप से, तो जो कि हर दिन अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये जो है बुनियादी 4 कौशल वही LSRW पर केंद्रित होता है हमारा स्ट्रक्चर मेथड, और इसका दृष्टिकोण जो है वो संरचनात्मक दृष्टिकोण होता है कि इसको स्ट्रक्चर के रूप में लिया जाता है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और जो हमारा संप्रेषण है उसमें क्या अंतर है, ठीक है। आपको पता है कि दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट दोनों समान नहीं है, कि हम दोनों को इक्वल नहीं मान सकते, ठीक है। दोनों अलग अलग इसमें डिफरेंस है, ठीक है। हमारा पहला जो है क्या बोल रहा है कि जो प्रतीक है, जो हमारी लैंग्वेज क्या होती है कि प्रतीक होते हैं, सिंबल की तरह होते हैं, जिसमें शब्द संकेत या उसके हाव भाव जो उनके नियम है, जो नियमों को व्याकरण, वाक्य विन्यास और इसमें जो संरचित प्रणाली है जिसका प्रयोग समुदाय द्वारा
जो लोग हैं वो किसके लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो है इसका प्रयोग है किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है कि जो भी हमारी सूचनाएं, विचार, सोच और भावनाओं को आदान प्रदान हम करते हैं, ये एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें मौखिक और गैर मौखिक रूप से हम जो है अपने शरीर के भाषा, शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, आवाज़ों का लहजा जो हम करते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्या लिखा हुआ है कि जो इसे बोला, लिखा और संकेत किया जा सकता है, मतलब इसको बोलकर कर सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं, संकेत द्वारा कर सकते हैं। और इसमें क्या है हमारे चित्तर, हमारे हाव भाव, श्रवण, ध्वनि, स्वर, यहाँ तक कि स्पर्श कर कर भी, कि हमें कम्युनिकेशन आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड लोग हैं कभी बार स्पर्श करके उसकी हाथ, उनके आगे हाथ रख दो तो वो फिंगर के साथ कुछ ना कुछ ट्रेस करके कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो वो स्पर्श करके भी कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो चित्र के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से भी होता है, और ध्वनियों के माध्यम से भी हमारा संप्रेषण होता है, और स्पर्श करके भी किया जाता है। बट जो हमारा लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेशन हो पाता है वो मौखिक हो पाता है, लिखित हो पाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको आगे हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, शब्दावली जो है हमारी, लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन क्या होता है हमारा, किसी भी मीनिंगफुल वर्ड्स को जो बोलते हैं वो लेक्सिकल वर्ड बोलते हैं, जिसमें व्याकरण होती है, वाक्य विन्यास होता है, सिंटैक्स होता है, हमारा शब्दार्थ होता है, ठीक है, सिमेंटिक होता है, फ़ोनीम शामिल होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बनाया, हमारे फ़ोनीम होता है, मॉर्फीम होता है, सिंटैक्स होता है, सिमेंटिक होता है, और प्रैग्मेटिज्म होता है, जो कि भाषा के कंपोनेंट्स के आधार पर माने जाते हैं। ये 5 जो है हमारे भाषा के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, और इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें ना केवल भाषा बल्कि उसके संदर्भ, मतलब इसमें किसी कॉन्सेप्ट के किसके बारे में बात हो रही है, फिर सांस्कृतिक कल्चर क्या है उसका, ठीक है, बारीकियों जो भावनाएं हैं, शारीरिक भाषा और अन्य संकेत भी शामिल होते हैं, जो संदेश को समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है, ठीक है। इसमें जो है उनकी व्याख्या की जाती है और किसी भी चीज़ को समझा जाता है, बारीकियों से इन द डिटेल देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो भाषा है वो मुख्य रूप से समुदाय के भीतर सटीक और अभिव्यक्ति और समझ के लिए एक उपकरण है। जो भाषा है वो एक प्रकार का क्या है, टूल माना जाता है, जो कि हमारे समुदाय के साथ हमको जोड़ती है, और ये एक जटिल, इसका जो प्रयोग है बहुत जटिल होता है, ठीक है, कठिन होता है मान लो। और नेक्स्ट क्या है हमारा, कम्युनिकेशन में क्या आता है, ये एक व्यापक कार्य जिसका उद्देश्य क्या होता है कि आपसी समझ हासिल करना, कि आपस की जो समझ, आपको पता है कम्युनिकेशन क्या है हमारा, टू वे प्रोसेस होता है, कि एक जो हमारा है इनकोडर होता है और दूसरा हमारा डीकोडर माना जाता है, ठीक है। जो हमारा इनकोडर होता है वो क्या है, मैसेज को देता है, ठीक है, कोई भी अपने आइडियाज़ को वो किसको देता है, जो दूसरा व्यक्ति रिसीवर को देता है, जो कि रिसीव करता है, और उसको क्या बोलते हैं हमें, इसको हम बोलते हैं डीकोडर, ठीक है। जो इधर होता है वो हमारा इनकोडर होता है, और जो इधर होता है वो क्या होता है, डीकोडर होता है, ठीक है, डीकोडर होता है, और ये वाला क्या होता है, इनकोडर होता है। और बीच में क्या होती है, हमारा चैनल होता है। चैनल मान लो कि आप मौखिक कर रहे हो, ऑरली कर रहे हो, सांकेतिक भाषा का यूज़ कर रहे हो, और देता क्या है वो मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है, मैसेज कन्वे करते हैं। बट जब हमारा कम्युनिकेशन तब तक सक्सेस नहीं हो जाता जब तक वो है व्यक्ति, नेक्स्ट वाला जो व्यक्ति जिसको इसने बात बोली है, नेक्स्ट वाला जब तक उसको फीडबैक जहाँ उसको आगे रिस्पॉन्स नहीं देता, तब तक जो है हमारा ये वाला कम्युनिकेशन, जैसे टू वे कम्युनिकेशन है, तब तक सफल नहीं होता। तो इसलिए फीडबैक जो है, जब व्यक्ति उसका रिप्लाई देता है किसी भी जवाब का, जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगी, तो जब आप उस चीज़ को समझ कर उस चीज़ को अच्छी फीडबैक दोगे तो उससे मोटिवेट होकर मैं उस चीज़ को अच्छे से और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो यही जो है हमारी फीडबैक जो है वो मानी जाती है, कि वो व्यक्ति को बात समझ में आ गई है तो वो आगे रिस्पॉन्स करेगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो जो भाषा के द्वारा ही किया जाता है, भाषा के माध्यम से ही हम कम्युनिकेशन जो है हमारा सक्सेसफुल हो पाता है,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे, जिसमें कि हमारा साइंस सिस्टम के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो जो कि आपको पता है अंग्रेजी भाषा की तरह जो भारत में मौखिक भाषाएं इतनी भाग्यशाली नहीं है कि जिनकी कोई सांकेतिक प्रणाली हो। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी बाल शैक्षणिक निधि है, जिसने क्या बनना है, जैसे कि इसकी आपको फुल फॉर्म भी आती है, जिसका है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के द्वारा निर्देशित में दिए गए, जो हम आपको पता है कि आपका जो पेपर है इस आरसीआई के सेंटर के अंदर जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट है उसके अंतर्गत जो है वो आता है। ठीक है, आलिया जवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई, और इन्होंने क्या किया था, भारतीय सांकेतिक प्रणाली जो हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज है इनके द्वारा इनका आविष्कार किया गया था, जिनको भारतीय भाषाओं की शब्दकोश मतलब इनकी वोकैबुलरी को एवं व्याकरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो भी भारत की भाषाएं थी उनको उनकी जो वोकैबुलरी थी और जो उनकी ग्रामर थी उन सभी को ध्यान में रखकर जो है वो बनाई गई थी। और जो हमारी अ, भारतीय सांकेतिक प्रणाली को वाणी के साथ प्रयोग किया जाता है, और भारतीय सांकेतिक प्रणाली के प्रशिक्षण संस्थान बहुत कम है। जो जो हमारी सांकेतिक प्रणाली उसके प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग जो संस्थान है बहुत कम है, और आवश्यकता है कि उन्हें बढ़ाने की। और जो भारत में बहुभाषाई देश है इसीलिए जो शब्दकोश समान है, किंतु व्याकरण चिन्ह ग्रामर जो है वो बदलते रहते हैं। जैसे आपको पता है ग्रामर जो है वो बदलती रहती है, तो आपको पता चल गया कि जो इंडियन साइंस सिस्टम है वो एक सामान्य लोगों मान लो कि हेयरिंग लोगों द्वारा बनाई गई है। अगर इसी में आपको साइन लैंग्वेज पूछे तो साइन लैंग्वेज जो है एक प्राकृतिक भाषा है जो कि डेफ लोगों द्वारा जो है वो बनाई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारे पूरे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हम जो है हमने बड़े क्वेश्चंस को देखकर उसको समझते हैं। तो इसमें आपको जो बड़ा क्वेश्चन है मैंने इसमें लिख दिया है आपको कंटेंट। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द डेफनेस ऑन द चिल्ड्रन राइट द प्री रिक्वेसाइट फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जो पहले तो डेफनेस को एक्सप्लेन करो कि डेफनेस क्या है, और उसके बाद जो है वो उसकी लैंग्वेज के लिए कौन सी डेवलपमेंट जो है बच्चे के लिए कौन सी चीज़ें जो है आवश्यक है। ठीक है, जिसमें कि आपको पता है बधिर बच्चों को भाषा विकास के लिए जो है उसका प्रभावी संचार और विकास है वो सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी पूर्व आवश्यकताएं पर जोर दिया जाता है। सुनने की क्षमता की कमी वाले बच्चे जो है वो सामान्य सुनने वाले बच्चों की तुलना में शब्दों को उतनी तेजी से नहीं सीख पाते, जैसे कि वह बिल्ली कूदना, पाँच और लाल जैसे ठोस शब्द है वो सीख सकते हैं, लेकिन हालांकि उन्हें पहले बराबर और सुरीले जैसे अमूर्त शब्द को सीखने में परेशानी हो सकती है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि जो भी डेफ बच्चे हैं वो एक ठोस चीज़ें मान लो जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो बोल सकते हैं, बट जो ऑब्स्ट्रैक्ट्स वर्ड्स हैं जैसे कि ऑनेस्टी लगा लो, ब्रेवरी लगा लो, तो उन चीज़ों को समझने के लिए बहुत मुश्किल होती है कि ऑब्स्ट्रैक्ट साइन या अमूर्त वर्ड जो है वो समझने में उनको मुश्किल होती है। जैसे शर्मिला हो गया तो हम इसको कैसे बताएंगे, बराबर वो एक ऑब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स है मतलब अमूर्त है, उसकी हम अमूर्त जो है मूर्त नहीं बना सकते। हम बॉटल बतानी हो, कुर्सी बतानी हो, ग्लास बताना तो वो हम दिखाकर बच्चों को उनकी भाषा जो है डेवलप कर सकते हैं। बट जो हमारे ऑब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं उनको समझाने के लिए थोड़ी सी कठिनाई जो है वो बच्चों को आती है। ठीक है, और इसी में जो है श्रवण हानि वाले बच्चे जो है वो शैक्षणिक उपलब्धि के लिए क्षेत्र जो उनकी एजुकेशन के क्षेत्र होते हैं विशेष रूप से पढ़ने के गणित कौशल में कठिनाई होती है। हालांकि जो मध्यम श्रवण हानि वाले मतलब जो मॉडरेट श्रवण हानि वाले हैं, तो जो नॉर्मल श्रवण वाले हैं वो साथ उनके श्रवण वाले अपने साथियों की तुलना में औसतन 1 से 4 ग्रेड स्तर कम प्राप्त करते हैं जब तक उचित प्रबंधन ना हो। मतलब वो जो है वो सामान्य बच्चे के मुकाबले जो है वो 4 गुना जो है वो नीचे होते हैं, तो इसी प्रकार से जो है इनको थोड़ा-सा बढ़ाने की आवश्यकता है।
तो आपको पता है कि जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए डेफनेस लोग हो, तो पहले तो हमारा शीघ्र उस चीज़ की पहचान करना और उसके बाद उस पहचान के बाद उसका हस्तक्षेप करना जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नवजात शिशु जब होता है तो उसकी जांच की जानी चाहिए, प्रारंभिक जो है हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि जहाँ भी जो जब बच्चे को भाषा सिखानी है, माता पिता की भागीदारी होनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ बातें करे, उनको समझे कि किस प्रकार से बच्चा बोलता है। ठीक है, तो उनके शिक्षा के लिए हो गया घरेलू वातावरण जो है वो आसपास के सभी वातावरण में उनको आवाज़ों के बारे में जागरूकता करवाना, आवाज़ों में डिस्क्रिमिनेशन करवाना। ठीक है, और जो भी बच्चे का श्रवण यंत्र लगा हुआ है, जो कोकिला प्लांट है, उसकी भी जांच जो है नियमित रूप से करते रहना चाहिए और सिस्टम में अन्य सहायक उपकरणों की का भी उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा कि जो बच्चे को भाषा के प्रारंभिक परिचय के बच्चों को जो है वो उनको शुरू में ही बच्चे को जो है भाषा का ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो है अपने इन्वायरमेंट से ही जो है भाषा बहुत स्कूल जाने से पहले पूरी भाषा को बोलना सीख जाते हैं और सुन वो किस प्रकार से कि सुनकर। तो इसी प्रकार से जो डेफ लोग हैं उनको भी भाषा के रूप में उनको अर्ली जो है उनको भाषा के बारे में जानकारी या भाषा से बातें करना किस प्रकार से, तो वो सभी जो है उनको सिखा देना चाहिए, अर्ली भाषा से परिचय करवाना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका कंक्लूजन दिया गया है कि इन पूर्व अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप जब भी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन लिखें, पहले इंट्रोडक्शन लिखें, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लिखें और लास्ट में जो है आपका कंक्लूजन मान लो कि निष्कर्ष जरूर लिखें। ठीक है, इसमें ध्यान देना तथा भाषण को अन्वेषण विकास को प्रोत्साहित करने वाला सहायक वातावरण प्रदान करने से बच्चे कुशल और संचारिक और पाठक बनने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है बड़ा वाला एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमने जो आपका दूसरा बड़ा क्वेश्चन था, जैसे कि आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं, पहले में 2 ऑप्शंस आती है, तो मैंने जो दोनों ऑप्शंस वाले थे पहले में से पहला ऑप्शन में लिया और दूसरे में से दूसरा ऑप्शन में लेकर इन दोनों को हल किया है और दूसरे जो 2 क्वेश्चंस थे वो भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन से आपके सिलेबस से पूछे गए थे, उसको भी आप देख कर जाइएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको जानकारी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द न्यू ट्रेंड्स ऑफ इन ऑरलिज्म। जो ऑरलिज्म का न्यू ट्रेंड्स है उसके बारे में बताना था। आपको पता है जो हमारा ऑरलिज्म है वो भी डेफ बच्चों को पढ़ाने के लिए ही एक ऑरलिज्म का जो है आविष्कार किया गया था, जो बच्चों को ऑरलिज्म के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो ऑरलिज्म जो है किस पर फोकस करता था, सोशल मॉडल करके बच्चों को जो है समाज के साथ जोड़ना है, तो इसलिए जो हमारा ऑरलिज्म है वो सोशल मॉडल पर फोकस करता था। ठीक है, हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें कि ऑरलिज्म के बाद एक ऑरलिज्म का जो है एक नया आविष्कार किया गया था, जो कि बधिर बच्चों को हेयरिंग एड कोक्लियम प्लांट का उपयोग करके स्पीच संप्रेषण कम्युनिकेशन सीखने के लिए जो है उनको विशेष तकनीक और हेयरिंग एड को सक्रिय इंद्रिय तक बच्चों को सिखाया जाता है ताकि वह आसानी से सुन सके और दुनिया को पहचान सके। और जो श्रवण मौखिक दृष्टिकोण है वो लिप रीडिंग के माध्यम से प्रदान किए गए थे और विजुअल क्यूज दिए जाते थे ताकि जो समर्थन के बिना सुनने और बोली जाने वाली भाषा के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते थे। और भाषा जो है जो भी आपको पता है कि बच्चों को भाषा सिखाने के लिए हम डेफ बच्चों की उनकी बची हुई श्रवण क्षमता के साथ जो हम हेयरिंग एड यूज़ करते हैं या कोकिला प्लांट जो करवाया होता है बच्चों को, हम उनके साथ क्या करते हैं, बच्चों को लिप रीडिंग क्लू देते हैं, स्पीच रीडिंग करवाते हैं, ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाते हैं, एवीटी करवाते हैं। तो जो हमारा ऑरलिज्म का जो न्यू ट्रेंड था वो क्या था हमारा, एवीटी ए भी बोलते हैं इसको, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच भी बोलते हैं और ऑडिटरी वर्बल थेरेपी भी बोलते हैं या ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा न्यू ऑरलिज्म ट्रेंड था वो एवीटी ए था। ठीक है, तो जिसमें कि बच्चों को भाषा जो है वो सिखाई जाती थी। समझना होगा कि जो हमारा न्यू ट्रेंड था वो कौन सा था। जैसे मैंने अभी ये बताया आपको कि एवीटी था,
तो एवीटी में क्या होता था, हमारा ऑडिटरी वर्बल थेरेपी ये कॉक्लिया इम्प्लांट वाले जो हियरिंग एड वाले बच्चे हैं उनको दी जाती थी। इसमें जो है जो हियरिंग वाला बच्चा होता था वो इस प्रकार जी जैसे मान लो कि ये टीचर है जो उनको थेरेपिस्ट लगा सकते हैं, और जहाँ जो है वो बच्चा बैठा हुआ है तो इसको जो है विजुअल क्लू नहीं दिए जाएंगे। जो भी इनकी अगर किसी को कुछ इसको बात करनी है तो वो इसके डायरेक्ट कान में या उसको सुनने पर फोकस करके ही जो बात को वो कही जाना है और बच्चे को सुनाना है, सुनकर ही वो समझे, ना कि उसको विजुअल क्लू देने हैं। जो हमारा न्यू ट्रेंड आया था कि बच्चे की ऑडिटरी पर फोकस करके, इसमें क्या है पेरेंट्स सेंटर्ड होती है। इसमें जो भी पेरेंट्स होता है उनको साथ में जाना पड़ता है, और ये लॉन्ग वे प्रोसेस होता है, इतनी जल्दी जो है ये ग्रास्प नहीं होता। आपको पता है भाषा सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इसीलिए ये भी जो मेथड है इसको कंटिन्यू जो है असेस किया जाना चाहिए। इसके हमारे जो है एबीटी के कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जैसे ऑडिटरी फोकस मैंने आपको बता दिया। कंटिन्यू एवेलुएट किया जाता है कि कंटिन्यू उसी को एवेलुएट किया जाता है कि कितना बच्चों को आ गया कितना नहीं आया। ये फैमिली सेंटर्ड होती है, इंडिविजुअलाइज होती है। ये आपको सिर्फ एक बच्चा हो, एक टीचर होगा थेरेपिस्ट वाला, और एक जो है वो बच्चा होगा, और साथ में उसकी उसी बच्चे के जो है पेरेंट्स होंगे। एक जो बच्चे को एक ट्रेनिंग टीचर ने दे दी, फिर घर पे जो है बच्चा घर जाएगा तो पेरेंट्स के साथ रहेगा, तो इसीलिए जो है उसके साथ पेरेंट्स भी साथ में होते हैं। जैसे फैमिली सेंटर है तो पेरेंट्स जो है घर पे बच्चे के साथ उसी प्रकार से बात करते हैं जिस प्रकार से टीचर करती है। तो ये एक नेचुरल वे प्रोसेस भी है माना जाता है, जैसे आगे की लिखा ही गया है कि ये नेचुरल है। ठीक है, इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत मतलब एक ही बच्चे को दी जाती है, एक टाइम पे एक बच्चा होता है और उसके पेरेंट्स के साथ में। पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स में माता या पिता दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी फैमिली मेम्बर घर का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है कि इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जाती है कि बच्चे को जो अगर सिखाना है, भाषा सिखानी है, समाज के साथ जोड़ना है, तो उसका लॉन्ग वे प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा अर्ली इंटरवेंशन, जो एबीटी है वो एक अर्ली इंटरवेंशन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है रेगुलर मॉनिटरिंग, बच्चे को रेगुलर जो है मॉनिटर किया जाता है कि बच्चे को कितना आ गया कितना नहीं आया, कहाँ दिक्कत हो रही है, तो उसको साथ साथ में उसका रिकॉर्ड जो है वो लिखा जाता है। तो आपको पता है जो स्टेजेस है एबीटी की वो कौन सी है। अवेयरनेस ऑफ साउंड, बच्चे को पहले जो है दुनिया की आवाज़ करवाई जाती है कि किस किस की धुनी है, जैसे ताली की धुनी की आवाज़ सुनानी, चुटकी की आवाज़ सुनानी, क्लैपिंग हो गया। ठीक है, और जैसे डमरू हो गया, तो घंटी की आवाज़ हो गई, डोर बेल की हो गई। इस प्रकार से पहले बच्चों को अवेयर करवाना है कि इस प्रकार की दुनिया होती है। फिर वही दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन करवाना है कि जैसे साथ में हमें चुटकी बजाई और साथ में क्लैपिंग बजाई, तो बच्चों को पूछना है कि आवाज़ जो है वो पहले कौन सी है, बाद में किस चीज़ की आई, तो वो बच्चा जो है डिस्क्रिमिनेशन भी भेद कर पाएगा आवाज़ में। फिर आइडेंटिफाई करवाना बच्चे को, अलग अलग प्रकार की दुनिया देकर बोलना कि अब किसकी आवाज़ थी, तो बच्चा जो है हाँ बोलेगा कि हाँ डोर बेल की आवाज़ से। तो इस प्रकार से उसको पहचान करवाई जाती है। फिर क्या है कॉम्प्रीहेंस करवाना, बच्चा जो है दुनिया को कॉम्प्रीहेंशन करके वो है पहचान पाता है कि ये आवाज़ जो है इस चीज़ की है और उसको अभिव्यक्त कर पाता है। तो यही हमारा जो है कॉम्प्रीहेंशन में आता है। नेक्स्ट हमारे इसके प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि एबीटी के प्रिंसिपल्स कुछ होते हैं, जैसे कि डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग को लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। एबीटी जो है अधिगम केंद्र विधि है कि एक अधिगम बोली अभी सॉरी जो हमारा ए है वो क्या है, अभिभावक केंद्रित विधि है। जैसे आपको पता है फैमिली सेंटर है जो कि संप्रेषण मौखिक भाषा और प्राकृतिक संप्रेषण को महत्व देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा एबी जो है बची हुई रीडिंग क्षमता के ऊपर बल देती है, जो कि बच्चों को सुनने एवं बोलने में मदद करता है। और एबी क्या है, एक बधिर बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ संप्रेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये तो हमारी वीडियो थी, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का था। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन और उसके लॉन्ग क्वेश्चन को इस वीडियो में देखा है। होप आपको ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि हम आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है
उसके भी रिलेटेड जो भी आपकी जानकारी होगी वो आपको इसी चैनल में मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। तो हमारी जो क्लास है यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू वंस अगेन।